देखो अगला आर्टिकल क्या पढ़ना है, लिखा है कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं। जैसे बेटा एक शब्द हम लोग देखते हैं विलयन, अगर कोलाइडी विलयन को 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दिया जाए और केवल ध्यान दिया जाए विलयन पर, तो बेटा विलयन की भी 2 प्रावस्थाएं हम लोगों ने पढ़ रखी थी। आपने विलयन चैप्टर पर पढ़ा था, विलयन क्या होता है, विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण। और जब भी कोई विलयन बनाना होता था हम 2 पदार्थ मिलाते थे, पहला पदार्थ होता था विलेय और दूसरा पदार्थ होता था विलायक। और जैसे ही दोनों पदार्थों का अर्थात विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण बनता था हम उसको क्या कहते थे, विलयन। तकरीबन वैसी ही प्रक्रिया कोलाइडी विलयन में भी है, लेकिन कोलाइडी विलयन में प्रक्रिया थोड़ा सा अलग कैसा है कि कोलाइडी विलयन में जिस पदार्थ को हम सामान्य विलयन में विलेय के नाम से जानते थे, कोलाइडी विलयन में उस पदार्थ को हम जानते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था के नाम से। और सामान्य विलयन में जिस कंपोनेंट को हम विलायक कहते थे, कोलाइडी विलयन में उस कंपोनेंट को कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो सामान्य विलयन और कोलाइडी विलयनों में थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा है कि विलेय के स्थान पर परिक्षिप्त प्रावस्था का प्रयोग करना है और विलायक के स्थान पर प्रयोग करना है परिक्षेपण माध्यम का। तो बाकी सारा का सारा वैसा ही सिस्टम है। एक विलयन को बनाते समय भी 2 कंपोनेंट यूज में आते थे, एक कोलाइडी विलयन को भी बनाते समय 2 कंपोनेंट में यूज में आते हैं। तो मैं क्या लिखता हूं, एक कोलाइडी विलयन में 2 कंपोनेंट को मिलाया जाता है। देखो क्या लिखते हैं, एक कोलाइडी विलयन 2 कंपोनेंट से या 2 घटकों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोलाइडी विलयन मुख्यतः 2 घटकों से मिलकर बना होता है, 2 घटकों से मिलकर बना होता है, अर्थात इसको बनाने में 2 कंपोनेंट लगते हैं, बना होता है। अब उन 2 कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट अगर देखा जाए तो बेटा होता है परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, ध्यान रखने वाली बात है, अगर हम लोग सामान्य विलयन की बात करते, मैं कोलाइडी विलयन की बात ना करता, और अगर हम लोग सामान्य विलयनों की बात करते तो परिक्षिप्त प्रावस्था को सामान्य विलयन पर क्या कहते हैं, विलेय। और सेकंड नंबर अगर देखते हैं कि दूसरी प्रावस्था क्या है, तो दूसरी प्रावस्था है बेटा परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, और पूछता है परिक्षेपण माध्यम सामान्य विलयनों पर क्या होता है, तो बेटा जिसको हम कोलाइडी विलयन पे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, अगर कोई सामान्य विलयन हमारे पास होता तो उस सामान्य विलयन में परिक्षेपण माध्यम को हम जानते विलायक के नाम से, विलायक उसको नाम देते। तो थोड़ा सा इस बार ध्यान रखना, जब भी कोलाइडी विलयन का आर्टिकल चालू हो गया है, क्योंकि अब हम 2 शब्द भूलने वाले हैं विलयन में से। विलयन में कौन कौन से शब्द भूलने वाले हैं, एक तो विलेय शब्द भूल जाएंगे और दूसरा विलायक। और कोलाइडी विलयन चैप्टर के लिए हम लोग विलेय के स्थान पर यूज करेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था और विलायक के स्थान पर यूज करेंगे परिक्षेपण माध्यम। तो देखो सबसे पहले बात आती है, कहता है कि परिक्षिप्त प्रावस्था कहते किसको हैं, तो मैं हेडिंग लिख दूंगा परिक्षिप्त प्रावस्था। प्रावस्था, मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं कि परिक्षिप्त प्रावस्था को ऐसा मत बता के आना कि विलेय को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। मैंने बताया ना केवल उसके शब्द चेंज हो गए हैं थोड़े से, अगर परिभाषा आएगी तो बड़ी आसान सी परिभाषा रहेगी। देखो क्या बताएंगे कि कोलाइडी विलयन बनाते समय जो कंपोनेंट, जो पदार्थ, जो यौगिक कम मात्रा में यूज होता है या कम अमाउंट में डाला जाता है, हम उसको कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। भाई आपको एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, अब उस कोलाइडल सॉल्यूशन में से सामान्य सी बात है कि एक पदार्थ अधिक मात्रा में होगा और एक पदार्थ कम मात्रा में होगा। जो पदार्थ कम मात्रा में यूज में लाया गया है उस पदार्थ को कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था,
और अदर कंपोनेंट जिसकी मात्रा अधिक है अपेक्षाकृत पहले पदार्थ की अपेक्षा अगर देखा जाए, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था कौन सा है, कोलाइडी विलयन में उपस्थित वह रासायनिक पदार्थ या वह पदार्थ जो विलयन में कैसी मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, कहलाता है परिक्षिप्त प्रावस्था। और कोलाइडी विलयन में उपस्थित वह पदार्थ या कोलाइडी विलयन में पाया जाने वाला वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में होता है, हम उसको कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। क्योंकि मैंने परिक्षिप्त प्रावस्था पहले लिख रखा है, सबसे पहले इसको लिखेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है, लिखेंगे कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन में उपस्थित वह पदार्थ बोल सकते हो बेटा, वह पदार्थ कह सकते हो, या आप बोल सकते हो वह घटक या वह कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं कंपोनेंट का मतलब घटक, जो दूसरे घटक की अपेक्षा कम मात्रा में पाया जाता है, जो दूसरे घटक की अपेक्षा कम मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है, पाया जाता है, उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है, उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है। तो इस बात को बेटा विशेष ध्यान रखना, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है। परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब वो कंपोनेंट की बात कर रहा है जो पदार्थ कम अमाउंट में अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, जब कभी भी सामान्य विलयन की बात होगी, हम लोग कहां पर बात करेंगे, विलेय और विलायक की। केवल उतने समय के लिए हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की बात करेंगे जितनी देर हम लोग कौन सा विलयन पढ़ रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। जैसे ही हम कोलाइडल सॉल्यूशन से बाहर निकले, हम फिर से विलेय और विलायक पर आ जाएंगे। अगर ऐसी जगह पर भी विलेय और विलायक लिख जाते हो बेटा, प्रॉब्लम तो भी कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि चैप्टर ने परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम नाम दिए हैं, हम उन्हीं का यूज अभी करने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले परिक्षिप्त प्रावस्था को लिखा। अब इसके बाद आता है कि परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग डाले देता हूं कि परिक्षेपण माध्यम। मैं क्या सोचता हूं, आधे से ज्यादा बच्चों का दिमाग अपने आप चलने लगा होगा। क्या दिमाग चलने लगा होगा कि परिक्षेपण माध्यम को परिभाषित कैसे करें। जो डेफिनेशन लिखी हुई है सेम लिखना है, बशर्ते एक जगह थोड़ा सा बदल देना है। जहां कम लिखा है वहां पर क्या कर देना है, अधिक। क्या लिखेंगे कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है, वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है या जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। तो ये बेटा डेफिनेशन हो गई परिक्षिप्त प्रावस्था की और साथ में ही परिक्षेपण माध्यम की। क्योंकि दोनों को पहचाना जरूरी था भैया, हमने इसलिए इसको लिखा भी है कि एग्जाम्पल से भी पहचानेंगे। क्या बेटा, अगर इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए, हम लोगों ने देखा है गोंद। सामान्य रूप से जिसे हम गोंद कहते हैं, वो जो गोंद होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला गोंद के कणों से और दूसरा किसके कणों से। भाई अपने यहाँ जिसको हम गोंद मानते हैं वो क्या होता है, वो गोंद होता है कि जब आप सूखे हुए गोंद को कहाँ पर घोल देते हो, जल में। अब वो कोलाइडल फेस में जो गोंद मिलता है वो जलीय विलयन है गोंद का। अब गोंद का जलीय विलयन है।
अभी आप इस बात को खुद ध्यान देने वाले हो, गोंद कम मात्रा में होगा कि जल कम मात्रा में होगा? नॉर्मल सी बात है, गोंद का सॉल्यूशन अगर बनाया गया है कोलाइडल, तो गोंद कैसी मात्रा में होगा? कम। और जल कैसी मात्रा में होगा? अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होगा। क्योंकि गोंद कम मात्रा में है, हम गोंद को क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं ये है परिक्षिप्त प्रावस्था। और क्योंकि आप जानते हैं जल की मात्रा अधिक होगी, हम जल को बोल सकते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो आपको जैसे ही पता चला कि गोंद क्या है, तो गोंद एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था गोंद है, और उसमें जो जल है वो क्या है? परिक्षेपण माध्यम। तो किसी भी कोलाइडी विलयन की अगर बात करेंगे तो कोलाइडी विलयन में से कम अमाउंट में पाए जाने वाला पदार्थ परिक्षिप्त प्रावस्था को रिप्रेजेंट करता है, और अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ किसको रिप्रेजेंट करता है? परिक्षेपण माध्यम को। जस्ट एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे। कभी कभी एक एग्जाम्पल से कम समझ में आता है, तो उसके लिए दो एग्जाम्पल चाहिए होते हैं। भैया ये लो सेकंड एग्जाम्पल, इसका नाम किसी ने सुना अभी तक जीवन में? हमने तो पहली बार सुन रखा है। कोहरा। अच्छा, जैसे नाम हमने पहली बार सुना, इसलिए हमको इसका कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि आपने कई बार सुन रखा है कोहरे का नॉलेज आप लोगों को अच्छे ढंग से। अच्छा ये बताओ, कोहरा किन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? वायु और जल। अच्छा ये भी बिल्कुल अच्छा है। अगर वायु जल से मिलकर बना होता है तो मैं लिख देता हूं सबसे पहले क्या? जल, और दूसरा लिख देता हूं वायु। अच्छा, क्या कोई व्यक्ति ये बता सकता है कोहरा जल और वायु का कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें से कौन सा कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में होता है, कौन सा कंपोनेंट कम मात्रा में होता है? वायु ज्यादा मात्रा में। बेटा वायु तो पूरा वायुमंडल ही बना पड़ा है। जल कितना भी अधिक हो जाएगा यहां वायु में, वायुमंडल में उपस्थित वायु से तो अधिक हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ऐसी जगह पर वायु की मात्रा बहुत अधिक है, और जल से तो बहुत अधिक है। जल तो उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए बहुत कम है, क्योंकि वायु की मात्रा अधिक है। बेटा हम वायु को कहेंगे कि यह है परिक्षेपण माध्यम, और बेटा जल को क्या बोलेंगे? परिक्षिप्त प्रावस्था। अगर बेटा यही कोई व्यक्ति हम लोगों से और भी कह देता, कहता सर जी इसको विलयन में बताते, तो हम एक को विलेय बता डालते और दूसरे को क्या बता डालते? विलायक बता डालते। हालांकि मेरे पास क्या एग्जाम्पल इसके अलावा और कोई नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अभी मैं सारे एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। फिर क्या होता है, हमारे पास एक आर्टिकल आता है कोलाइडल विलयन में से, समझ गए? दो प्रावस्थाएं, परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इनको तैयार रखेंगे। और इनको तैयार रखने के साथ साथ मैं अगले आर्टिकल पर चलूंगा। हमारे यहाँ लिखा है ऊपर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण या कोलाइडों का वर्गीकरण। अब दो शब्द का अर्थ और समझेंगे इधर। कौन कौन से शब्द का अर्थ समझेंगे यहां समझ लेते हैं भैया, दो शब्दों का अर्थ। सबसे पहला शब्द कोलायड, और दूसरा शब्द कोलाइडी विलयन। क्योंकि ये शब्द थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। ये है कोलायड और ये है कोलाइडी विलयन। कोलायड क्या होता है और कोलाइडी विलयन क्या होता है? देखो, कोलायड एक रासायनिक पदार्थ है। अगर वो रासायनिक पदार्थ जल में घोल दिया जाए या परिक्षेपण माध्यम के कांटेक्ट में लाया जाए, परिक्षेपण माध्यम का मतलब समझ रहे हो? विलायक। परिक्षेपण माध्यम के कांटेक्ट में लाया जाए और वो परिक्षेपण माध्यम के कांटेक्ट में आते ही कोलाइडी विलयन बना लेता है, तो हम उस पदार्थ को कहेंगे कोलायड। जैसे मैं आपको ये बताता हूं, क्या हमारे पास ए नाम का कोई पदार्थ है। अब ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अगर मैं इस ठोस पदार्थ को जल में घोल दूं, किस में डाल दूं? जल में, तो पदार्थ ए जल में घुलकर कैसा विलयन बनाता है? कोलाइडी विलयन। तो बेटा जल में घुलने के बाद जो विलयन बनकर तैयार हुआ वो कैसा क्या है? कोलाइडी विलयन। लेकिन पदार्थ ए जल में घुलकर कोलाइडी विलयन बना रहा है ना, तो पदार्थ ए को क्या कहेंगे? कोलायड। कोलायड क्या होता है? वो कंपोनेंट जो परिक्षेपण माध्यम के कांटेक्ट में आकर या जल के कांटेक्ट में आकर कौन सा विलयन बनाता है? कोलाइडी विलयन बनाता है। तो वो जो घोल बनेगा, विलयन बनकर तैयार होगा, उसका क्या नाम रखा जाएगा?
कोलाइडी विलयन। लेकिन मैं तभी आपसे पूछूंगा, बताओ अच्छा कोलाइडी विलयन किसने बनाकर तैयार किया? कहोगे सर जी कोलाइडी विलयन किसने बनाकर तैयार किया है? ए ने, क्योंकि पदार्थ ए ने कोलाइडी विलयन को बनाया है, पदार्थ ए को क्या बोलेंगे? कोलायड। हालांकि कई मामले में जो है वो कोलायड और कोलाइडी विलयन दोनों के अर्थ क्या होते हैं? सेम, क्योंकि किसी भी विलयन की पहचान जो होती है वो उस पर पड़े हुए विलेय पदार्थ अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर डिपेंड करते हैं। जैसे आपने शक्कर का जलीय विलयन पढ़ा, जब आप इसको नाम दे बोलते हो तो क्या कहते हो? पूरा नाम नहीं बोलते हो, आप क्या बोलते हो? किसका घोल है? कहोगे शक्कर का, चीनी का। आपने परिक्षिप्त प्रावस्था को ही तो बताया, केवल आपने परिक्षेपण माध्यम को नहीं बताया, क्योंकि अधिकांश मामले में जो है वो विलयन की पहचान देने के लिए हम लोग कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसने मुख्य भूमिका निभाई है। जैसे ए जल में घुलकर कोलाइडी विलयन बनाता है, तो हम पूछेंगे ये किसका कोलाइडी विलयन है? तो किसका बताओगे? ए का। और ए पदार्थ को एक और नाम से जान सकते हो, कोलायड। अभी ऊपर क्या लिखा था? कोलाइडों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। सबसे पहले मैंने यहां लिख रखा है परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर। अवस्था का मतलब समझते हो? भौतिक अवस्था के आधार पर। अच्छा ये बताओ, तुम लोग होशियार थे पहले, अभी भी होशियार हो? यहां पे कुछ बातें लिखेंगे, एक काम कर लेना तुम लोगों को, ये चीज नोट नहीं करनी है। ये सारी चीजें जिसको कहते हैं विधिवत नोट करनी है, लेकिन ये चीज जो यहां लिख रहे हैं वो नोट नहीं करनी है। यहां लिखा है परिचित प्रावस्था की भी भौतिक अवस्था देखना है और परिक्षेपण माध्यम की भी भौतिक अवस्था देखना है। वैसे ये बताओ किसी भी पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है? मुख्य रूप से 3 भागों में। पहला भाग कौन सा है? ठोस। दूसरा भाग, तीसरा भाग गैस। ये बातें मैंने लिख ली परिक्षिप्त प्रावस्था के लिए, और जस्ट बगल में मैंने यही सारे के सारे कंपोनेंट की अवस्थाएं लिखी हैं परिक्षेपण माध्यम के लिए। कहोगे सर जी ये परिचित प्रावस्था के लिए तीनों अवस्थाएं, परिक्षेपण माध्यम के लिए तीनों अवस्थाएं, तो भौतिक अवस्था पर विलयन कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं? बेटा देखो इसको कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं। अगर ठोस में घुल जाए, अगर कोई ठोस दूसरे ठोस में घुल जाए, कोई सर ठोस में घुल जाएगा कैसे? बाद में बात होगी, अभी छोड़ते हैं इसको, ठीक है। अगर कोई ठोस में घुल जाए तो पहला कोलाइडी विलयन बन सकता है। अगर ठोस द्रव में घुल जाए तो दूसरे प्रकार का कोलाइडी विलयन बन सकता है। ठोस गैस में घुल जाए तो तीसरे प्रकार का कोलाइडी विलयन बन सकता है। अर्थात भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस पदार्थ कितने प्रकार के कोलाइडी विलयन बना सकता है? 3। पहला जब ठोस स्वयं ठोस में घुलेगा, दूसरा जब ठोस द्रव में घुलेगा। एक बात बोल दें, घुलेगा का शब्द को बदल दें, घुलेगा वाले शब्द को बदल के इसकी जगह में लिख दें परिक्षिप्त हो जाएगा, ठीक है। परिक्षिप्त हो जाना, अब क्योंकि कोलाइडी विलयन पढ़ रहे हैं, घुलेगा थोड़ा सा शब्द पुराना हो गया है। अच्छा घुलेगा शब्द पुराना होने के बावजूद हम क्यों चला रहे हैं इसको? घिसा पिटा हुआ शब्द बार बार बोल रहे हैं। लीजिए ना बेटा, घुलेगा शब्द नाम का आप बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो, परिक्षिप्त शब्द पहली बार है, लेकिन अभी इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब घुलेगा नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? परिक्षिप्त हो गया। तीसरा विलयन तब बन सकता है जब ठोस पदार्थ गैस में क्या हो जाए? परिक्षिप्त हो जाए, डिस्पर्स्ड हो जाए। 3 सॉल्यूशन तो ऐसे बन सकते हैं। फिर सॉल्यूशन कैसे बन सकता है? जब द्रव पदार्थ किसमें घुले, परिक्षिप्त हो जाए। जब द्रव पदार्थ द्रव के साथ परिक्षिप्त हो जाए, या द्रव पदार्थ किसके साथ परिक्षिप्त हो जाए? गैस। इस प्रकार से टोटल कोलाइडल सॉल्यूशन कितने बन चुके हैं? 6। अभी एक और बना सकते हैं, कैसे? जब गैस पदार्थ ठोस में परिक्षिप्त हो जाए और गैस पदार्थ द्रव में परिक्षिप्त हो जाए तो भी बना सकते हैं। लेकिन अभी एक बात आ जाए कि क्या गैस पदार्थ गैस में परिक्षिप्त हो जाए, गैस पदार्थ गैस में परिक्षिप्त होकर विलयन बना सकता है, लेकिन गैस पदार्थ गैस में परिक्षिप्त होकर कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकता। अब कहोगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों नहीं बना सकता? क्या इसका गुना रहा कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकता? क्योंकि बेटा गैसीय मॉलिक्यूल, भाई इसमें क्या हुआ? दोनों पदार्थ कौन सी अवस्था पे है? इसमें से अगर दोनों पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो गैस के कणों का आकार तो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। अब सोचने वाली बात है, अभी एक गैस था, एक द्रव था, एक गैस था, एक ठोस था, एक ठोस था तो दूसरा ठोस था, तो इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में था। लेकिन अब दोनों पदार्थ कौन सी अवस्था में हैं? तो किसी भी कंपोनेंट का आकार, किसी भी कंपोनेंट के परमाणुओं, अणुओं या आयनों का आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000
नैनोमीटर से छोटा नहीं है। इनके सबके गैसीय कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कैसा है, कम, 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम है। तो क्या ये दोनों सॉल्यूशन बनाने के पश्चात इनमें से किसी का भी कण क्या कोलाइडी रेंज में पहुंच पाएगा? कोलाइडी रेंज जानते हो किसको कहते हैं? 1 नैनोमीटर से 1000, क्या इतना आकार बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में गैस और गैस कोलाइडल सॉल्यूशन का कोई अर्थ नहीं है। तो हम ऐसा देखो कुछ बताते हैं, या तो हम ये बनाते नहीं तीर, और या बनाते भी तो हम क्या बताते हैं, ऐसे बनाते हैं और इसको बीच से क्या कर देते, काट देते। ये सिचुएशन कभी बनने वाली नहीं है। कोई पूछेगा गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों नहीं बनता? बताओगे गैसों के कणों का आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से कैसा है, छोटा है, और ये कभी भी कोलाइडी विलयन बना नहीं सकते हैं। तो ये कोलाइडल विलयन के टोटल कितने तंत्र हो सकते हैं? 8, 3 ठोस के, 3 द्रव के और गैस के 2। एक वो वाला सिस्टम फेल हो जाएगा, सिस्टम का मतलब तंत्र, तंत्र का मतलब निकाय, निकाय का मतलब फिर से सिस्टम। ये वाला फेल हो जाएगा जब गैस गैस के साथ आप परिक्षिप्त करने लगोगे। ऐसी सिचुएशन पे पार्टिकल्स का साइज छोटा रहता है, कोलाइडी रेंज में नहीं आता है। अब सोचने वाली बात है, कितने बच्चे खिसिया गए होंगे, कहेंगे देखो इसको छोड़ दिया गैस को, इससे कोई मतलब नहीं रखा। बेटा हमारे और आपके बीच में केवल यहाँ बहुत सारे गैसेस पार्टिकल हैं, प्रकाश की भी उपस्थिति है। धूप में भी तुम भी खड़े हो, हम भी खड़े हैं धूप में, अभी नहीं लेकिन दोपहर थी, दोनों लोग खड़े थे, ऑब्जेक्ट आप देख रहे थे, लेकिन आप कोई भी कण नहीं देख पा रहे थे कोलाइडी। समझ रहे? कोलाइडी कण क्यों नहीं देख पा रहे थे? क्योंकि वायु में से दोनों के छोटे छोटे कण होते हैं जिनका आकार कोलाइडल रेंज में नहीं होता, उससे छोटा होता है। तो वायु के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, इसलिए इसको छोड़ेंगे। अभी लिखा है, अब इसको पढ़ेंगे भी, कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी तंत्र या कोलाइडी विलयनों का अध्ययन करेंगे। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे क्या है? जब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो। परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब विलय भी ठोस हो, और परिक्षेपण माध्यम का मतलब विलायक भी ठोस अवस्था में हो। हम ऐसे कोलाइडी विलयन को कौन से नाम से जानते हैं? ठोस सॉल या सॉलिड सॉल बोलते हैं। नाम से भी पता है, ठोस सॉल का मतलब दोनों पदार्थ किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। परिक्षिप्त प्रावस्था कर समझ पा रहे हो? आप मुझे इसका एग्जाम्पल बता देते बेटा। रंगीन कांच, रत्न, रत्न जानते हो ना, अंगूठी के ऊपर लगा रहता है, रत्न का नाम सुना होगा। और मिश्रातु, यार ये मिश्रातु वैसे तो बच्चे जानते हैं, नहीं जानते तो इस बात को ध्यान रखो, मिश्र धातु को ही क्या कहते हैं? मिश्र। जब दो ठोस धातुएं आपस में पिघलाकर मिला दी जाती हैं, अब धातुएं तो ठोस अवस्था में थी, पिघलाकर मिलाई गई, तो कुछ देर के लिए पिघली, लेकिन फिर से भी कौन सी अवस्था पे आ गई? ठोस अवस्था में। पहली भी धातु ठोस, दूसरी भी धातु ठोस, और मिश्र धातु बनने वाला वो भी सॉलिड। हम इसको कह सकते थे कि ये एक प्रकार का ठोस कोलाइडी विलयन है, ठोस सॉल है। पहला पढ़ लिया भैया हम लोगों ने। दूसरा, जिसमें परिक्षिप्त परिभाषित कैसे करेंगे? जैसे अब जो कोई पूछता है सॉल किसको कहते हैं, अब तो क्या बताएंगे? सॉल वे कोलाइडी विलयन है जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था का कार्य ठोस करता है, जबकि परिक्षेपण माध्यम का कार्य द्रव करता है। अर्थात आपको एक मैं नॉर्मल सी बात बताऊं, ठोस पदार्थ को कहां घोला गया है? द्रव में। ऐसा बना लेते हैं कि ठोस को ठोस में डाला गया, ठोस को द्रव में डाला गया, ठोस को गैस में डाला गया। हमने वो वाली बात नहीं बोली है घुलेगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या रहना चाहिए? घुलेगा। और हम शब्द कैसे परिवर्तित करते हैं? ठोस पदार्थ के कण, ठोस पदार्थ के अणु, ठोस पदार्थ के मॉलिक्यूल द्रव पदार्थ में परिक्षिप्त हैं। अगर ठोस के छोटे छोटे कण द्रव पदार्थ में परिक्षिप्त होते हैं, ऐसे कोलाइडी विलयन को क्या बोलते हैं? सॉल। इसका एग्जाम्पल क्या है? पेंट। पेंट एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें ठोस पदार्थ के कण कहां पर होते हैं? द्रव में। स्टार्च में भी ठोस पदार्थ कण कहां होते हैं? द्रव में। और लास्ट में लिखा है प्रोटीन। प्रोटीन भी एक ऐसा इसका मतलब प्रोटीन भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, और एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था का कार्य ठोस करता ही है अवस्था, और परिक्षेपण माध्यम का कार्य कौन करता है? द्रव। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। अगर ठोस के कण कहां पर परिक्षिप्त हो? गैस में। ठोस का कण गैस में परिक्षिप्त हो तो सबसे पहले उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे ठोस एरोसॉल। अब एरोसॉल क्यों कह दिया? क्योंकि ठोस पदार्थ का कण कहां पर है? गैस, एयर में। ठोस पदार्थ का कण एयर में है तो ठोस एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल क्या है? धुआं। कोई पूछे धुआं क्या है तो हम बता दें धुआं कुछ भी नहीं है,
कार्बन के छोटे 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 पार्टिकल हवा में लटके हुए हैं, क्योंकि कार्बन के छोटे छोटे कण हवा में लटके हुए हैं, और थोड़ा सा भाषा सिंपल करें, हवा में टंगे हुए हैं। तो क्योंकि कार्बन के छोटे छोटे कण हवा में टंगे हुए हैं, इस विलयन को हम क्या बोलते हैं? ठोस एरोसोल। कहता है धूल क्या है? धूल भी तो सेम चीज है। आप कहोगे जमीन में जो पड़ी है वो धूल है। अरे बेटा वो मिट्टी है। धूल क्या है? ये जो हवा में उड़ रही, हवा में धूल के पार्टिकल उड़ते नहीं रहते हैं। तुमने देखा होगा कि कहीं आपके कमरे में छोटे छिद्र से लाइट बीम आती है, आप उसके मार्ग में बहुत सारे पार्टिकल चमकते हुए पाते हो, वो धूल के पार्टिकल हैं। और धूल के पार्टिकल कहाँ तैर रहे होते हैं? हवा में, वायु में। क्योंकि धूल के पार्टिकल वायु में तैर रहे हैं, तो धूल कैसा है? सॉलिड। पार्टिकल कहाँ पर गए हैं? वायु में। तो ये कह सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल एयर पर या गैस में परिक्षिप्त हुए हैं। तो लिखा भी है सॉलिड के पार्टिकल गैस में परिक्षिप्त हो जाएं, ठोस एरोसोल होता है। एग्जाम्पल धुआं और धूल है। अच्छा, इनमें से ये भी याद रखना कि जैसे हम कभी कहें धुआं क्या है, तो आप बताओगे कार्बन के कणों का वायु में कोलाइडी विलयन बना है, या कार्बन के छोटे छोटे कण वायु में क्या हैं? घुले हैं कि परिक्षिप्त हैं? परिक्षिप्त हैं। ये शब्द अच्छा रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, अगर कोई द्रव पदार्थ ठोस में घुल जाए अर्थात परिक्षिप्त हो जाए। ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव पदार्थ के छोटे छोटे कण ठोस में अगर परिक्षिप्त हो जाएं, हम उसे क्या बोलते हैं? जेल। अच्छा, एक बार ध्यान रखना, इसको जेल की डिफिनीशन भी कैसे बना सकते हैं? हो सकता है आगे चल के हम लोग ना पढ़ पाए जेल की डिफिनीशन क्या होती है, तो यहां पढ़ लेते हैं। जेल वे कोलाइडी विलयन होते हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था का कार्य द्रव करता है और परिक्षेपण माध्यम का कार्य क्या करता है? ठोस करता है। हम उसे क्या बोलते हैं? जेल। जेल के एग्जाम्पल क्या है? पनीर। अच्छा, पनीर को देखा है तुम लोगों ने? देखा नहीं होगा, देख लिया करो कभी कभी भैया। पनीर के टुकड़े को लेकर आओ और उसको कुछ भी नहीं करना है तुम लोगों को। उसको कैसा होता है? सॉलिड। उसको दबाते हो, अंदर से जैसे ही दबाओगे अंदर से क्या निकलेगा? पानी। इसका मतलब पानी का मतलब है द्रव के छोटी छोटी बूंदें कहां पर थी? ठोस में। द्रव की छोटी छोटी बूंदें कहां थी? ठोस में। तभी पानी उसके अंदर से बाहर आने लगेगा। बेटा जेली का नाम जानते हो कि इसको सुना होगा? जेल वगैरह नहीं सुना है तुम लोगों ने? अरे इसके नाम भूल जाओ, और भी याद रखो। इसे एग्जाम्पल मैंने 2 लिखे हैं। बालू में लगाने वाला जेल। जेल नाम जहां पर आ जाए, इसका मतलब है ऐसी सिचुएशन पर द्रव पदार्थ कहां पर घुला है? ठोस में। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। टूथपेस्ट भी ऐसा ही होता है बेटा। तुमने याद होगा टूथपेस्ट में जेल लिखा होगा लास्ट में। टूथपेस्ट लोगे, टूथपेस्ट में लास्ट में लिखा होगा जेल। तो जेल का मतलब है इसमें से द्रव पदार्थ की छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो कहां पर परिक्षिप्त हैं? ठोस में। अभी एग्जाम्पल बेटर है इतना। आगे नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। द्रव पदार्थ का द्रव पदार्थ में मिल जाए, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिल जाता है, या एक लिक्विड के छोटे छोटे कण दूसरे लिक्विड में परिक्षिप्त हो जाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? पायस या इमल्सन। थोड़ा सा इसको ये डिफिनीशन में चेक करेंगे। क्या बताएंगे? वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था का कार्य भी द्रव करता है और परिक्षेपण माध्यम का कार्य भी क्या करता है? द्रव करता है। उनको हम क्या कहते हैं? पायस या इमल्सन कहते हैं। पायस को अंग्रेजी में इमल्सन बोलते हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे। दूध, तेल, दवाइयां। दूध, तेल और दवाइयां जो हैं ये एक प्रकार के पायस हैं। पायस मेनली 2 प्रकार के होते हैं। जैसे पायस को अगर डिफाइन करता कहता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ध्यान देना यहाँ। पहला, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर। ऑयल कहां पर है? जल में। जब तेल की छोटी छोटी बूंदें जल में पहुंच जाएं, परिक्षिप्त हो जाएं, तेल की, फिर मैं दोबारा रिपीट, तेल की छोटी छोटी बूंदें कहां पर परिक्षिप्त हो जाएं? जल में। इसको कहते हैं ऑयल इन वाटर। पहले प्रकार का पायस, इसको अलग कर देते हैं। दूसरे प्रकार का पायस आता है वाटर इन ऑयल। अब आपको सोचना है, इसको पूरा इंग्लिश को देखो, हिंदी में कन्वर्ट करो। वाटर इन ऑयल। कहां का पार्टिकल कहां पर परिक्षिप्त है? जल के कण तेल में परिक्षिप्त हैं। हम इसको कहते हैं कि ये भी एक प्रकार का क्या है? पायस। जितनी भी क्रीम आप देखते हो, क्रीम जानते हो ना, चेहरे में लगाने वाले बॉडी लोशन वगैरह, ये सारे के सारे बेटा इमल्शन ही होते हैं, पायस ही होते हैं। अच्छा, क्या होता है जब ये क्रीम वगैरह बहुत लंबे समय तक रखा रहेगा, धूप में रखा रहने दो। लिखा भी होगा, देखो मैं 2-4 चीजें पढ़ के सुना दूं यार, कभी कभी ये सुन लिया करो। कहता है कि इस क्रीम को धूप में नहीं रखना है। क्यों? कभी कभी क्या होता है,
तेल और जल का आपस में मिलना एक कठिन प्रक्रिया है। नॉर्मली तेल और जल आपस में मिलते नहीं है, क्योंकि नॉर्मली तेल और जल आपस में नहीं मिलते। अगर किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा हम उनको आपस में मिला भी देते हैं तो कुछ समय बाद फिर तेल अलग हो जाता है, जल अलग हो जाता है। अब ध्यान से देखो, जो सुबह क्रीम लगाकर आए हो भी, उसमें भी तेल और जल आपस में क्या होंगे, मिले होंगे। लेकिन तेल और जल शीघ्रता से आपस में मिलते नहीं, वे एक दूसरे से कैसा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो दोनों को एक दूसरे में जब तक चिपके तब तक तो क्रीम अच्छा है। जिससे तेल अलग हो गया, जल अलग हो गया, बेकार हो गया। ये तो कहोगे ये बिल्कुल यूज में नहीं है, ये बिल्कुल बेकार क्रीम है, पता नहीं कैसा पानी जैसा छोड़ रहा था, इसको छोड़ दिया हमने, इसने पानी छोड़ दिया, हमने इसको छोड़ दिया। तो तेल और जल आपस में हमेशा मिक्स रहे, ज्यादातर कंडीशंस में बने रहे आपस में, एक विशेष पदार्थ मिलाया जाता है जिसको इमल्सिफायर बोलते हैं, या हिंदी में कहते हैं पायसी कारक। पायसी कारक का पायसी कारक, जिसका काम है तेल और जल को आपस में बना बांधे रखना, इन दोनों को एक दूसरे से अलग न होने देना। लेकिन धूप की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में पायसी कारक की क्षमता घट जाती है। और जो क्योंकि पायसी कारक की क्षमता घट जाती है, पायसी कारक काम करना बंद कर देता है या काम करना कम कर देता है। तो पायसी कारक का वर्क क्या था, ऑयल और वाटर को आपस में बांधे रखना। अब पायसी कारक की क्षमता बंद खत्म का मतलब ये काम करना बंद कर देगा और ऑयल और जो वाटर होगा एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, अलग। और जैसे अलग होंगे तो वो क्रीम कैसा हो जाएगा, खराब हो जाए। तभी हर एक क्रीम का अपना एक एक्सपायरी डेट है। इसका मतलब है, एक्सपायरी डेट का मतलब क्या, कंपनी जानती है कि ये पायसी कारक जो है वो 6 महीने चलता है, 8 महीने चलता है। जिससे कंपनी आती है ये पायसी कारक 8 महीने चलता है, कंपनी ने 6 महीने की डेट डाल दी कि 6 महीने में एक्सपायर हो जाएगा ये। कंपनी ने दूसरा इमल्सिफायर यूज किया, पायसी कारक यूज किया, और कंपनी को ये पता है कि ये क्या है, कि ये 20 महीने चल सकता है। पायसी कारक क्षमतावान ज्यादा है, ये 20 महीने तक तेल और जल को आपस में क्या करे रखेगा, बांधे रखेगा, बॉन्ड बनाए रखेगा। तो कंपनी ने तुरंत 18 महीने उसका डाल दिया एक्सपायरी डेट। तो ये सारी चीजें एक्सपायरी डेट जानते हो कैसे पढ़ के आती हैं, पायसी कारक पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि केवल और केवल हमको इमल्सन ही नहीं पढ़ना है, आगे भी नेक्स्ट नंबर का कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। कहता है अच्छा दवाओं का भी एक्सपायरी डेट होता है क्या, इसमें भी इमल्सिफायर होगा। कभी कभी इमल्सिफायर क्या होता है, कम क्षमतावान होते हैं तो दवा कर इसको पहले पीने से पहले इसको क्या कर लेना, मिला लेना। इनके इमल्सिफायर जो है वो वीक हैं, जल्द ही कंपोनेंट को अलग होने लगेगा, इसलिए कहते हैं पीने से पहले एक बार हिला लेना तेजी से इसको इस दवा को, तो क्या होगा, इमल्सिफायर अच्छा वर्क करके फिर आपस में इनको बॉन्ड से बांध देगा। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं बेटा। कहता है द्रव के छोटे छोटे कण अगर गैस में परिक्षिप्त हो जाएं, द्रव के छोटे छोटे जो कण हैं वो गैस में परिक्षिप्त हो जाएंगे, ऐसे कोलाइडिंग विलयन को हम नाम देंगे द्रव एरोसॉल, क्योंकि द्रव का पार्टिकल कहां पर गया है, एयर पर। धुंध, धुंध का नाम सुना है ना, नाम सुना नहीं है धुंध का, सब कह रहे हाँ सुना है धुंध का नाम, चलो सुना होगा, हो सकता है। कोहरा, कोहरे का नाम भी सुना है। और बादल, धुंध कोहरा बादल तीनों एक ही चीज है। एक ही चीज का मतलब कोलाइडिंग विलयन एक ऐसे प्रकार का है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। एक ऐसा कोलाइडिंग विलयन जिसमें परिचित प्रावस्था का कार्य क्या करता है, द्रव, और परिक्षेपण माध्यम का कार्य क्या, गैस, द्रव एरोसॉल कहलाते हैं। इसका अर्थ है द्रव की छोटी छोटी बूंदें गैस में हवा में टंगी हुई हैं। कोहरा भी तो यही होता है, मैंने लिखा भी था। जल की छोटी छोटी बूंदें कहां पर टंगी रहती हैं, वायु में टंगी रहती हैं, हम इसको कहते हैं कोहरा। बादल भी यही होता है, पानी की छोटी छोटी बूंदें हवा में टंगी रहती हैं, आपने उसका नाम क्या रख दिया, बादल का। बादल आ गए, बारिश होगी अभी। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। कहता है ठोस पदार्थ परिचित प्रावस्था का कार्य, सॉरी गैस पदार्थ परिचित प्रावस्था का कार्य करेगा और परिक्षेपण माध्यम का कार्य करेगा ठोस। एक ऐसा कोलाइडिंग विलयन जिसमें परिचित प्रावस्था का कार्य गैस करती है लेकिन परिक्षेपण माध्यम का कार्य कौन करता है, ठोस करता है। इस प्रकार का कोलाइडिंग विलयन कहलाता है ठोस फोम। फोम को परेशान ना होना, तुमने ऐसा नाम से सुना होगा फोम के नाम से, उसको ठोस फोम कहते हैं। रबर, आप ये सब रबर के तो नाम लिख दिए गए, आप बस केवल एक एग्जांपल याद रखो, रबर। रबर एक ऐसा एग्जांपल है जो सॉलिड होता है और उसमें गैस की छोटी छोटी बूंदें क्या होती हैं, परिक्षिप्त रहती हैं। गैस की छोटी छोटी बूंदें ठोस में परिक्षिप्त हो जाए, रबर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। झाग किसको कहते हैं, झाग जानते हो ना, कौन सा झाग, साबुन वाला। अच्छा साबुन वाला झाग बनाया तुमने, द्रव पदार्थ से बनाया होगा नहीं, और द्रव पदार्थ में बुलबुले काहे के होते हैं,
गैस के। गैस की छोटी छोटी बूंदें बुलबुले के फॉर्म में द्रव पदार्थ के अंदर बनकर तैयार हो जाती हैं। फिलहाल मैं पढ़ के सुनाता हूं, फोम किसको कहते हैं, झाग किसको कहते हैं। झाग वह कोलाइडी विलयन है जिसमें परिक्षेप प्रावस्था का कार्य गैस और परिक्षेपण माध्यम का कार्य कौन करता है, द्रव करता है। और हम जानते हैं झाग में होता क्या है, झाग में हवा की छोटी छोटी बूंदें पानी के अंदर क्या हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं, उसी को तो झाग बोलते हैं। अब साबुन का झाग या फेटी हुई रबर, ऐसा फेटी हुई रबर को तो नहीं समझ पाओगे अर्थ, लेकिन साबुन का झाग जानते हो ना, एग्जाम्पल आपके लिए बेस्ट है। साबुन का झाग आप इसको आसानी से लिख सकते हो, या ऑयल के ऊपर बना हुआ झाग, वो भी तो देखा है ना तुम लोगों ने। तेल को अगर तेजी से हिलाया जाए तो उसकी सतह पर भी क्या बनता है, झाग। और इसी झाग का प्रयोग झाग प्लवन विधि में किया गया था, जो तेल से बनता था, चीड़ ताड़ या यूकेलिप्टस के तेल से। एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे और फिर पढ़ते हैं कि कोलाइडी विलयन को अन्य कितने भागों में डिवाइड किया गया है अलग अलग क्षमताओं के आधार पर। नोट करते हैं इसको, फिर कि कोलाइडी विलयन परिक्षेपण माध्यम के आधार पर या परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी विलयन को कितने भागों में बांटा गया है। तो परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कुछ विशेष भागों में जो कोलाइडी विलयन को बांटा गया, उनमें से मैं सबसे पहला लिखता हूं, लिखता है बेटा एरोसोल। अब बेटा एरोसोल, सबसे बड़ी बात क्या होती है, एरोसोल क्या है। एरोसोल एक ऐसा कोलाइडी विलयन है जिसमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य क्या करती है, वायु करती है। अगर परिक्षेपण माध्यम की जगह पर वायु यूज में आ रही है तो हम ऐसे कोलाइडी विलयन को क्या बोलेंगे, एरोसोल। सुन लेना पहले इस बात को, एरोसोल इस प्रकार का कोलाइडी विलयन है जिसमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य कौन करता है, वायु। तो मैं इस पे लिखूंगा एरोसोल क्या होते हैं, वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य वायु या एयर भी बोल सकते हैं, वायु करती है, एरोसोल कहलाते हैं, एरोसोल कहलाते हैं। तो कोई भी ऐसा बेटा आपको एग्जाम्पल क्या याद है जिसमें जो परिक्षेपण माध्यम का कार्य है वो वायु ने किया हो। तो अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको याद है तो देखो उस एग्जाम्पल को हम यहां लिखते हैं। जैसे मुझे क्या पता है, धुआं। अच्छा, धुआं में क्या था, कार्बन के छोटे छोटे कण कहां पर प्रक्षिप्त थे, वायु में। क्योंकि कार्बन के छोटे छोटे कण वायु में थे तो परिक्षेपण माध्यम का कार्य कौन कर रहा है, वायु। बेटा इसका एग्जाम्पल कोहरा भी तो हो सकता है। कोहरा भी कहां पर बनता है, वायु में। क्योंकि कोहरा भी वायु में बनता है, अर्थात परिक्षेपण माध्यम कोहरे के लिए भी क्या है, वायु। एरोसोल इसको कहेंगे। ध्यान रखना एरोसोल का अर्थ क्या होता है, वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य क्या करती है, वायु। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, एक अगले कोलाइडी विलयन को पढ़ते हैं जिसका नाम है हाइड्रोसोल। कभी पूछता है हाइड्रोसोल क्या होता है, बेटा परिभाषा बिल्कुल आसान सी है, सेम डेफिनेशन लिख के आनी है, बशर्ते परिक्षेपण माध्यम का कार्य क्या करता है, जल। एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य जल करता है। तो मैं लिखूंगा एक ऐसा कोलाइडी विलयन, एक ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य, जिसमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य जल करता है, जल करता है। एरोसोल या
एक्वासॉल कहलाता है। ये भी ध्यान रखना, एरोसॉल का एक और नाम से, सॉरी एरोसॉल कहाँ से लिख लिया, ये तो गलत लिख गया ना। हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल कहलाता है, एक्वासॉल कहलाता। कोई पूछेगा सर जी इसका एग्जाम्पल एक मिल जाता एक्वासॉल का, तो मतलब मुझे वो कोलाइडी विलेन बताना है जो जल में घुला हुआ हो। तो बेटा अगर इसका एग्जाम्पल हम लोगों से पूछेगा तो बेटा इसका एग्जाम्पल तो हम आसानी से बना सकते हैं। गोंद, गोंद काहे में घोलकर बनाया जाता है, जल में, तो इसके लिए परिक्षेपण माध्यम का कार्य कौन करेगा, जल। और हाइड्रोसॉल का एग्जाम्पल हो गया जल। अच्छा, इसमें से दो चीजें और याद रखनी है। अगर जल में, यह सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जल में ग्रेफाइट का कोलाइडी विलेन बना है, अगर जल में, ग्रेफाइट जानते हो ना, जल में ग्रेफाइट को मिलाया गया और उसी सिचुएशन पे जल जो है वो परिक्षेपण माध्यम का कार्य करने लगा, तो फिर ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को कहते हैं एक्वाडेग। इसको ध्यान रखना, इसको मत भूलना कभी एक्वाडेग वाली बात। एक्वाडेग क्या है, ग्रेफाइट का जल में बना हुआ कोलाइडी विलेन। एक और है, करेंगे तेल और ग्रेफाइट का। अगर जल का नाम गलत है बेटा, यहां पे थोड़ा सा सही कर लेना, ग्रेफाइट और तेल का अगर एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे ऑयल डेग। ग्रेफाइट का नाम सुनते ही पहले क्या शब्द लगा देना है, डेग। अब अगर जल के साथ बन जाए एक्वा डेग, तेल के साथ बन जाए ऑयल डेग। अभी नेक्स्ट नंबर पे कोलाइडल सॉल्यूशन पे चलते हैं कि और भी कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो बेटा एक कोलाइडल सॉल्यूशन और है बेंजोसॉल। बात आएगी बेंजोसॉल किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, वे कोलाइडी विलेन जिनमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य, जिनमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य कर बेंजीन करती है, परिक्षेपण माध्यम का कार्य बेंजीन करती है, उसको हम कहते हैं बेंजोसॉल। बेंजोसॉल कहलाता है। तो मेरे ख्याल से ये तो सारे के सारे अगर कोलाइडल सॉल्यूशन देखे जाएं बिल्कुल आसान है। परिक्षेपण माध्यम का कार्य जो करेगा वही वाला सॉल हो गया। जल करेगा एक्वासॉल, हाइड्रोसॉल हो गया, वायु करेगा तो एरोसॉल हो गया, बेंजीन करेगा तो बेंजोसॉल हो गया। पूछेगा कहेगा इसका एक एग्जाम्पल बता देते, तो बेटा इसका एग्जाम्पल है, कहता है बेंजीन प्लस बेंजीन और NaCl नमक का मिश्रण कहलाता है। हम लोगों ने शायद पढ़ा भी था इसको कि नमक के टुकड़े को जब जल में घोल देते थे बनता था नॉर्मल सॉल्यूशन, क्रिस्टलाप बनता था, कि उसी नमक के टुकड़े को जब बेंजीन पे घोलते थे तो बनता था कोलाइडी विलेन। तो नमक का टुकड़ा बेंजीन पर घुल के बनाता है कोलाइडी विलेन, जिसको हम कहते हैं बेंजोसॉल। बेटा लास्ट अपने कोर्स में है आखिरी एल्कोसॉल। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर लास्ट में कोलाइडल सॉल्यूशन बचते हैं और वो बचता है एल्कोसॉल। अच्छा, एल्कोसॉल में समझ गए होंगे, वे कोलाइडी विलेन जिनके लिए परिक्षेपण माध्यम का कार्य कौन करता है, एल्कोहल। एल्कोहल अगर परिक्षेपण माध्यम का कार्य करे तो ऐसे कोलाइडी विलेन को कहते हैं एल्कोसॉल। तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से, वे कोलाइडी विलेन जिनमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य, जिनमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य परिक्षेपण माध्यम का कार्य
एल्कोहल करते हैं। परिक्षेपण माध्यम का कार्य एल्कोहल करते हैं, एल्कोसॉल कहलाते हैं। एल्कोसॉल कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर डिमांड में आता है तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, बताएंगे। सेलुलोस प्लस एल्कोहल। सेलुलोस का एल्कोहल में बना हुआ जलीय विलयन कहलाता है एल्कोसॉल। तो बेटा परिक्षेपण माध्यम के आधार पर ये कोलाइडी विलयनों के प्रकार हैं। अभी परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयनों को पढ़ा, अन्य भी आधार अभी बचे हुए हैं जिनके आधार पर कोलाइडी सॉल्यूशन को पढ़ना है। तो एक काम करेंगे, आज हम लोग इतनी चीजों को पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे।